हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक टांक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3 सिंचाई या इरिगेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आपके ये चैप्टर जो संशोधित पाठ्यक्रम है आरबीएसई का, उसके अंतर्गत ये चैप्टर 4 नंबर का कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके नंबर है 4। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के प्रकार क्या होंगे, छोटा क्वेश्चन होगा या बड़ा क्वेश्चन, वो बोर्ड पैटर्न आने के बाद में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 सिंचाई, छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा। तो फसलों में वाष्पीकरण की कमी को पूरा करने के लिए तथा उनकी वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में पानी की कमी होती है और पौधों की वृद्धि के लिए मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से यदि जल उपलब्ध करवाया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है सिंचाई। अथवा क्या कह सकते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए तथा मृदा में आवश्यक नमी को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई क्यों की जाती है, सिंचाई के उद्देश्य क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई करते हैं, पौधे को सूखे से बचाने के लिए, लवणों के निस्सालन के लिए। निस्सालन क्या होता है? इसके निस्सालन जल का मृदा के निचले स्तरों में जाना। इसके साथ फ्रेंड्स, जल के साथ में कुछ और भी मिला होगा, या तो खनिज लवण मिले होंगे, खनिज लवण, या फिर सीधा बोल सकते हैं हम लवण मिले होंगे। यदि लवण प्लस जल मृदा के निचले स्तरों में जाता है तो उसको हम कहते हैं निस्सालन। इसको अपक्षालन भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम लीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लवणों को निस्सालन के लिए, यानी कि मृदा पर यदि लवण ज़्यादा है तो उन लवण को मृदा के निचले स्तरों में निकालने के लिए, ताकि मिट्टी का सुधार हो सके, तो लवणों के निस्सालन के लिए भी सिंचाई की जाती है। मृदा की ऊपरी परत को नम बनाए रखने के लिए, ताकि कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सके। फसल को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई की जाती है। फसल क्षेत्र के ऊपर का वातावरण ठंडा रखने के लिए, जिस खेत में फसल लगी हुई है उस खेत के आसपास का वातावरण या उस फसल का जो क्षेत्र है, मतलब जिस एरिया में फसल लगी हुई है या जो एरिया फसल के द्वारा कवर किया जा रहा है, उस क्षेत्र में वातावरण ठंडा बनाए रखने के लिए सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आता है अपने फसल में सिंचाई कब करें। तो पौधों के आधार पर सिंचाई का समय निम्न प्रकार से हम तय कर सकते हैं। पौधे में जल की मात्रा को माप करके ये पता लगा सकते हैं सिंचाई कब करनी है। जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर और फसल की क्रांतिक अवस्था पर। तो पहला है अपने पौधों के आधार पर, उसमें पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। तो फ्रेंड्स, सुबह व दोपहर के समय खेत में जाकर पौधों को देखना चाहिए। यदि लगातार 2-3 दिन तक पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। दूसरा है पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर। पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर अथवा स्फीत दाब ज्ञात करके हम सिंचाई कर सकते हैं। यह सबसे उपयुक्त विधि है। स्फीत दाब क्या होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब। यदि कोशिका में, जैसे कोशिका है, प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे बाहर होता है कोशिका भित्ति और उसके नीचे होता है कोशिका झिल्ली। तो अगर ये कोशिका भित्ति है ऊपर वाली और नीचे कोशिका झिल्ली है, तो यदि कोशिका के अंदर जल ज़्यादा है तो ये जल दाब किस पर बनाएगा? कोशिका झिल्ली पर। और कोशिका झिल्ली दाब किस पर बनाएगी? कोशिका भित्ति पर। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब स्फीत दाब कहलाता है। पानी ज़्यादा होगा अंदर तो
कोशिका झिल्ली दाब बनाएगी किस पर, कोशिका भित्ति पर। यही दाब क्या होगा, स्फीत दाब। तो यदि पानी ज़्यादा है तो स्फीत दाब ज़्यादा होगा, पानी कम है तो स्फीत दाब कम होगा। तो स्फीत दाब को ज्ञात करके भी हम सिंचाई कर सकते हैं, ये सबसे उपयुक्त विधि है। पत्तियों का तापमान मापकर, जब मृदा में पानी की कमी होती है तो पौधे में भी पानी की कमी होगी, जिससे पौधों की पत्तियों के रंध्र पहले आंशिक रूप से और बाद में पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद होगी तो पत्तियों का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्यों होती है, ताकि पत्तियों का तापमान निश्चित बना रहे, पत्तियां जलने से बच जाए। पत्तियों का तापमान मापने के लिए हम इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे, यदि पत्तियों का तापमान ज़्यादा है यानी कि पौधे के पास पानी की कमी है तो हमें सिंचाई करनी है। पत्तियों का तापमान कम है या सामान्य है तो पौधे के पास में पानी उपलब्ध है। फसल की क्रांतिक अवस्था पर, तो फसल की क्रांतिक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिस पर यदि पौधे के पास पानी की कमी हो जाए तो फसल की वृद्धि कम होती है तथा उपज में बहुत अधिक नुकसान होता है। इस अवस्था को फसल की क्रांतिक अवस्था कहते हैं। जैसे गेहूं की क्रांतिक अवस्था है, कौन कौन सी है, तो गेहूं में 6 अवस्थाओं पर पानी पिलाया जाता है। यह 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली है शीर्ष जड़ निकलना, जिसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज। ये कब आती है, तो 21 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 21 दिनों बाद। दूसरी है कल्ले निकलते समय। तीसरी गांठ बनते समय, इसको बोलते हैं हम टिलरिंग स्टेज, इसको बोलते हैं जॉइंटिंग स्टेज। बालियाँ बनते समय, दाने की दूधी अवस्था जिसको मिल्किंग स्टेज कहते हैं, और दाना पकने की अवस्था जिसको डफ स्टेज कहते हैं। तो ये 6 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था हो जाएगी आपके, पहली अवस्था हो जाएगी CRI, दूसरी हो जाएगी आपके टिलरिंग, थर्ड नंबर आ जाएगी आपके जॉइंटिंग, गांठ अवस्था भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी आपके फ्लावरिंग, नेक्स्ट मिल्किंग, और लास्ट स्टेज होगी आपके डफ। ये 6 स्टेज होती है गेहूं के अंदर, ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जो के अंदर क्रांतिक अवस्थाएं बुआई के 30 दिन बाद और दाना भरते समय। चना, सरसों, अलसी में फूल आने से पहले और फलियां बनते समय, आलू के अंदर अंकुरण के समय और कंद बनने के प्रारंभिक अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक होता है। गन्ना के अंदर अंकुरण, कल्ले निकलते समय और बढ़वार के समय। कपास में डोडे वाली शाखाएं बनते समय, फूल आते समय और डोडे बनते समय सिंचाई करना चाहिए। तंबाकू में चुटाई के समय। मूंगफली के अंदर सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक। धान के अंदर टिलरिंग अवस्था, कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले और फूल आते समय। मक्का के अंदर नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। नर मंजरी नर फूल होता है, नर फूल या नर पुष्प कह सकते हैं। नर पुष्प को इंग्लिश में कहते हैं टेसल, और इसके आने की जो क्रिया होती है उसको हम कहेंगे टेसलिंग। टेसलिंग, तो एक सिंचाई की क्रांतिक अवस्था मक्का के अंदर होती है टेसलिंग। भुट्टा होता है मादा फूल, मादा फूल, और मादा फूल को कहते हैं सिल्क। सिल्क, और सिल्क के आने की क्रिया क्या होगी, सिल्किंग। तो मक्का के अंदर 2 क्रांतिक अवस्थाएं, टेसलिंग और सिल्किंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नरपुष्प को क्या कहते हैं, टेसल। टेसल के आने की क्रिया टेसलिंग, जहाँ पर जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। भुट्टा जिसको मादा फूल कहते हैं, मादा फूल को कहते हैं सिल्क, और सिल्क के आने की क्रिया सिल्किंग। दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। एक तंबाकू में था अपने चुटाई के समय, तो ऊपर से इसका प्ररो भाग तोड़ दिया जाता है। किसी भी प्लांट का यदि हम ऊपर का भाग तोड़ देंगे तो प्लांट में ग्रोथ अधिक होती है, इस तरीके से। तो
उसे बोला जाता है चुटाई। ऊपर के पौधे के ऊपर के भाग को हटा देना जिससे पौधे की बढ़वार होने लगती है, इस तरीके से उसको कहते हैं चुटाई। चुटाई के समय सिंचाई करना चाहिए, यह इसकी क्रांतिक अवस्था है। नेक्स्ट आता है अपने मृदा नमी के आधार पर सिंचाई करना। तो मृदा में सबसे अधिक जल कौन से अवस्था पर होता है? क्षेत्र समता पर होता है, तथा सबसे कम जल स्थायी मिलानी बिंदु पर होता है। और दोनों अवस्थाओं के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राप्य जल। मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र समता पर होता है, सबसे कम जल स्थायी मिलानी बिंदु पर होता है, और क्षेत्र समता और स्थायी मिलानी बिंदु के बीच में जो जल उपलब्ध होता है उसको हम कहते हैं प्राप्य जल। वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मृदा नमी में धीरे धीरे कमी होने लगती है। और कौन सी अवस्था आती है? पहले अस्थायी मिलानी बिंदु अवस्था आने लगती है। इस अवस्था का पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः ये अवस्था आने से पहले ही फसल में सिंचाई कर देना चाहिए। अब ये होता क्या है तो इसको समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे सॉइल है, मृदा है, तो जब मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है, मिट्टी के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो कहाँ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी की निचली सतहों में। तो ऐसी अवस्था आ जाए कि पानी का मिट्टी की निचली सतह में जाना रुक जाए, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पानी कहाँ पर इकट्ठा हो जाए? मृदा की सतह पर। तो ये मृदा की सतह पर, तो ये जो अवस्था होगी इसको हम कहेंगे क्षेत्र समता। तो क्षेत्र समता पर सबसे ज़्यादा जल उपलब्ध होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? मिट्टी के नीचे या मिट्टी के अंदर पानी की कमी होने लगेगी। पानी की कमी होगी तो इस मिट्टी में लगा हुआ जो प्लांट है वो मुरझाने लगेगा। मुरझाने लगेगा तो पहले जो अवस्था आएगी वो आएगी हमारे पास में अस्थायी मिलानी बिंदु। अस्थायी मिलानी बिंदु। पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यदि पानी मृदा में जाना रुक जाता है और पानी मृदा की सतह पर इकट्ठा हो जाता है तो वो क्षमता होगी क्षेत्र क्षमता, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध है। फिर जैसे पानी रुक गया उसके बाद में धीरे धीरे पानी की कमी होने लगेगी तो पौधा मुरझाने लगेगा। तो पहले हमारे पास में जो अवस्था आएगी वो होगी अस्थायी मिलानी बिंदु अवस्था। यदि इस अवस्था पर हम सिंचाई कर देते हैं तो पौधा वापस हरा हो जाता है या सही हो जाता है। लेकिन और ज़्यादा यदि पानी की कमी हो जाती है तो अवस्था आ जाती है हमारे पास स्थायी मिलानी बिंदु। इस अवस्था पर इतनी कम नमी हो जाती है पौधा मुरझा जाता है, और यदि पौधे को पानी पिलाया जाता है तो पौधा वापस हरा नहीं होता है। तो इस क्षेत्र समता और स्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था के बीच में जो जल होता है वही क्या होता है? प्राप्य जल होता है। नेक्स्ट आता है अपने फसल में सिंचाई कितनी करें। तो फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करना आवश्यक होता है। फसल में कितनी सिंचाई करनी है, कितनी मात्रा में जल देना है, ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। फसल कौन सी है, मृदा कौन सी है, बुआई का समय कौन सा है और जलवायु कौन सा है। अलग अलग फसलों की जो जल मांग होती है वो अलग अलग होती है। देखते हैं, धान की जो जल मांग होती है वो 900 से 2500 mm, गेहूँ की 450 650 mm, गन्ना की 1500 से 2500 mm, मूंगफली की 500 से 700 mm, कपास की 700 से 1300 mm, सोयाबीन की 450 से 700 mm, मक्का की 500 से 800 mm। तो फ्रेंड्स ये थी फसल की जल मांग। इसमें से धान वाली इम्पोर्टेंट है 900 से 2500 mm, और गन्ना की भी इम्पोर्टेंट है 1500 से 2500 mm। इनकी जल मांग ज़्यादा होती है। यदि एक दिन की जल मांग पूछी जाए तो धान की अधिक है, और पूरी फसल की जल मांग पूछी जाए तो गन्ने की अधिक है। प्रतिदिन जल मांग या एक दिन की जल मांग सबसे ज़्यादा होती है धान की, और पूरी फसल की जो जल मांग अधिक होती है वो होती है गन्ने की। जल मांग होती क्या है? तो फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितने जल की पौधे को आवश्यकता होती है, फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जितने जल की पौधे को आवश्यकता होती है वो उसकी जल मांग कहलाती है। फ्रेंड्स
आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।